सोचता हूँ मैं उसे एक दिन बुलाकर देख लूं, सोचता हूँ मैं उसे एक दिन बुलाकर देख लूं, कितनी होगी रोशनी में दिल जलाकर देख लूं। जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में। कविताएं एक ऐसी संजीवनी है जिनसे हमारे शरीर का ही नहीं हमारे मन का भी उपचार होता है। और ऐसे कोरोना टाइम में जहां डॉक्टर्स कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप पूरी तरह से बचे रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, 100% गारंटी आज तक किसी वैक्सीन ने नहीं दी कि हाँ आप ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो बच जाएंगे। और कविताएं हमें वो संबल प्रदान करती हैं कि हम 100% मन की व्याधियों से, मन की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी और अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। संचालक के तौर पर ओम निश्चल जी को आमंत्रित करते हुए और आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वो उनकी जबान थी, ये अपनी जबान है। वो उनकी जबान थी, ये अपनी जबान है। मैं कल मेहरबान था, वो अब मेहरबान है। वो उनकी जबान थी, ये अपनी जबान है। मैं कल मेहरबान था, वो अब मेहरबान है। कैसे मिटाएं अपनी मोहब्बत के फासले, कैसे मिटाएं अपनी मोहब्बत के फासले। मैं हो गया जमी, वो अब भी आसमान है। लौटना भी चाहूं तो वहां न लौट सकूंगा, लौटना भी चाहूं तो वहां न लौट सकूंगा। जो घर था कल तलक अब केवल मकान है, जो घर था कल तलक अब केवल मकान। आदरणीय ओम निश्चल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं मैं मंच पर। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कविता के रंग प्रोफेसर रामदरस मिश्र के संग इको स्पोर्ट्स वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज एलुमनाई दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस काव्य संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम स्वागत डॉक्टर रामदरस मिश्र का, श्रीमती सरस्वती मिश्र जी का, जिनके सानिध्य में ये गोष्ठी संपन्न हो रही है। इसकी ऐतिहासिकता यही है कि देश के, हिंदी विश्व के जाने माने कवि, कथाकार, गद्यकार, आलोचक, संस्मरण जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, उन विधाओं के सिद्ध पुरुष रामदरस जी हमारे बीच में हैं। और उनकी ये इच्छा थी कि विभिन्न पीढ़ियों के कवियों से संवाद करें, उन्हें सुने और कुछ अपने भी सुनाएं। और आज इसी सिलसिले में इस काव्य संध्या की ये कड़ी यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में, इस काव्य संध्या में भाग ले रहे हैं वाराणसी से कवयित्री डॉक्टर श्रुति मिश्रा जी, भोपाल की सुधी कवयित्री श्रुति कुशवाहा जी, और दिल्ली से कविता पाठ करेंगी अर्चना लाथ जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसकी शुरुआत हम मंगल ध्वनि से करते हैं, मंगल ध्वनि बांसुरी पर, और इसके लिए प्रस्तुत होंगे डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंगल ध्वनि के साथ इस काव्य संध्या का शुभारंभ करें। वेद मित्र शुक्ल, मंगल ध्वनि। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रवि जी, आदरणीय ओम निश्चल जी, और अपने परम आदरणीय गुरुवर को सादर प्रणाम। गुरुवर रामदरस मिश्र जी, माँ सरस्वती जी भी हम सबके साथ हैं।
पिछली संध्या को हम सब पावस की ही बात कर रहे थे। पावस अभी कहीं गया नहीं है, बूंदें हम सबके चौखटों पर अपनी दस्तक दे रही हैं और ऐसे में हरियाली का माह है, सावन का माह है और सावन कजरी यही मंगल ध्वनि है। पिछली बार सावन सुना हम सबने और इस बार कजरी जो कि लोक आधार से है, लोक धुन है। अवधी की कजरी, मिर्जापुरी कजरी, ऐसी कई कजरी हैं। उसी में से एक कजरी प्रस्तुत है कि बोल उसके कुछ इस तरीके से हैं, धुन तो बहुत प्रसिद्ध है इसकी कि अरे रामा सावन मास सुहावन, सब सखी गावोरी कजरी। अरे रामा सावन मास सुहावन, सब सखी गावोरी कजरी। झूला पड़ा कदम की डारी, झूला पड़ा कदम की डारी। झूले हिल मिला सब नर नारी, रामा अरे रामा सावन मास सुहावन, सब सखी गावोरी कजरी। देखिए बंसी किस तरह से गाती है, अपनी बंसी कुछ इस तरह से गाती है कि
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी। मंगल ध्वनि के साथ इस काव्य संध्या का शुभारंभ किया है। आभार आपके प्रति। जैसा कि आज के कवियों का परिमंडल है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कविताओं में रस, छंद, संस्कृति और सुगंध का एक वातावरण निर्मित करने के लिए वाराणसी से श्रुति मिश्रा हैं। तो स्त्री विमर्श को तार्किक परिणतियों तक पहुंचाने का जतन करने वाली, समय समय पर प्रश्न उठाने वाली, और उनके भीतर भी एक ऐसा अनूठा छंद है जो कि मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ। ऐसी श्रुति कुशवाहा जी हमारे बीच में है। हिंदी कविता की एक नरम टहनी अर्चना लार्क के रूप में यहाँ पर हमारे बीच हैं। इनकी कविताएं हमारे समय और समाज को गहरे लेकिन सूक्ष्म ताने बाने के रूप में बुनती हैं और उसमें अपने अपने क्रिटिक की एक अलग अंतर्दृष्टि भी रखती हैं। तो इन सभी लोगों का जो समवाय है ये बहुत ही उत्तम है। और सावन मास सुहावन, अभी जो कजरी की वो बांसुरी पर अभी हमारे बीच प्रतिबिंबित किया है वेद मित्र जी ने, एक तरह से संगीत का रिश्ता भी कविता से है। हमारे वाक्यों में, हमारे शब्दों की बुनावट में, उसके स्थापत्य में एक छंद होता है और उसी छंद के आधार पर कविता की समूची आधारशिला निर्मित होती है। आज की इस काव्य संध्या को मांगलिक शुभारंभ देने के लिए मैं वाराणसी की श्रुति मिश्रा जी का आह्वान करूंगा और बताना चाहूंगा श्रुति जी एक लंबे अरसे से हिंदी साहित्य सर्जना से जुड़ी हुई हैं। यूं तो वे संस्कृत में धर्म दर्शन की आचार्य हैं, उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BHU में, और विभिन्न स्तरों पर इन्होंने मेडल हासिल किया है और ललित निबंध, समीक्षा, काव्य, छंद और अभी स्तंभकार भी है। दैनिक भास्कर में अनेक प्रासंगिक मुद्दों पर इनके लेख आते रहते हैं, अभिलेख आते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, विभिन्न इन्होंने सम्मान अर्जित किए हैं जो इस उम्र में इन्हें मिलने चाहिए। और लगभग एक दशक से हिंदी की काव्य परंपरा में छंद का, रस का और तमाम जो कविता के आभरण हो सकते हैं हमें आनंद देने के लिए और हमारे भीतर के उद्वेलन को, हमारे भीतर के तमाम प्रश्नों, आकुलताओं को और हमारे सौंदर्य बोध को प्रतिबिंबित करने के लिए, उसके लिए ये कार्यरत रहती हैं। मुझे इनकी कविताओं में एक वाक्य चमकता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहीं लिखा है, शायद गीत की पंक्ति है कि एक बानगी अंतर मन की, एहसासों के तीव्र छुअन की, एक बानगी अंतर मन की, एहसासों के तीव्र छुअन की। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति की कविता की परिभाषिकी कुछ ऐसे ही होती है। लेकिन जैसा कि हम एक अंधेरे वातावरण में हैं, निराशा में है व्याख्याओं के, उसके बाद भी कवि आशा के दीप जलाना नहीं भूलता। इनकी और काव्य पंक्तियां हैं कि अमावस की रातें भले कितनी गहरी, मगर दीप आशा के जलते रहेंगे। ऐसे आशा के दीप संजोने वाली और घने अंधकार में भी तिमिर भेद करने वाले जुगनों की तरह प्रकाशमान श्रुति मिश्रा की काव्य पंक्तियां हैं। मैं आह्वान करता हूं श्रुति मिश्रा जी से कि वे आए और उनकी शायद शिव मानस पूजा के छंद के साथ वे शुभारंभ करना चाहती हैं, ऐसा आग्रह किया था। मैं भी आग्रह करता हूं कि शिव मानस पूजा के एक छंद से वे अपने काव्य पाठ का आरंभ करें। श्रुति मिश्रा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय ओम निश्चल जी जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इस योग्य समझा, और परम आदरणीय रामदर्शन मिश्र जी की इस विशेष अवसर पर उपस्थित होना अपने आप में मुझे गौरवान्वित कर रहा है। और आप सब प्रणम्य लोगों के प्रति आभार निवेदित करते हुए, चूंकि आज ही श्रावण मास का आरंभ हुआ है और बहुत ही शुभ और विशेष रूप से जबकि मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में बैठी हुई हूँ, काशी से एक स्वर मेरी ओर से उनको निवेदित करते हुए मानस पूजा के साथ अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साधन की अपेक्षा, तो ये उसी भाव की ओर संकेत कर रहा है शिव मानस पूजा। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितम्
भूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। इस निवेदन के साथ भगवान शिव को ही, बाबा भोलेनाथ को ही समर्पित करते हुए एक मुक्तक मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी आप सबके लिए। स्वागत। तो यहाँ भी मानस पूजा की ही बात कही गई है कि जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास रथ नहीं, जिनके पास प्रभु को समर्पित करने हैं तो विभिन्न प्रकार के आभरण इत्यादि नहीं है, तो वो किस प्रकार से पूजा करें। तो भगवान आशुतोष जो है वो तो भाव के भूखे हैं। इसी को मैंने हिंदी में एक मुक्तक के रूप में भी व्यक्त किया है। सरल मन के प्रभु भोले, सरल मन के प्रभु भोले, कुटिल बन कौन पाया है। सरल मन के प्रभु भोले, कुटिल बन कौन पाया है। वही पाया है जो भावों की गठरी साथ लाया है। वही पाया है जो भावों की गठरी साथ लाया है। यही सच है जगत में, यही सच है जगत में, भावना ही मूल में सबके। यही सच है जगत का, भावना ही मूल में सबके। समर्पण प्रेम को धारे, यही माटी की काया है। समर्पण प्रेम को धारे, यही माटी की माया है। सरल मन के प्रभु भोले। बहुत खूब। ये एक मुक्तक भगवान की आराधना के साथ। और इसके आगे कविता वस्तुतः क्या है, कविता को किस प्रकार से। जी धन्यवाद वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता वस्तुतः क्या है, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से इसको अभिव्यंजित करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं, इसको बताते हैं। तो मैंने कविता को क्या समझा और किस तरीके से इसको देखा है, उसको मैंने इस कविता के माध्यम से आप सबके सामने मैं कविता, इस कविता का शीर्षक एक बात जो आपने आरंभ में ही कहा था। जी। एक बान की अंतर मन की एहसासों के तीव्र छुअने की। एक बान की अंतर मन की एहसासों के तीव्र छुअने की। जीवन का ही मुझ में दर्शन। साहित्य या कविता जो है वो समाज का सीधे प्रतिबिंब होता है। चूंकि सीधे सीधे मैं दर्शन विषय से जुड़ी हुई हूँ तो उस दृश्य से इसको देखने का प्रयास किया है। जीवन का ही मुझ में दर्शन, मन जीवन की मीठी गुन, मन जीवन की मीठी गुन। कोई सखी जो बचपन वाली। अच्छा देखिए, कवियों का एक संसार होता है और वो कभी एकाकी अनुभव नहीं करते, जिसको कहते हैं अकेलापन अनुभव नहीं करते हैं। उनका एक रचा बसा एक संसार होता है। और मैंने यहाँ पर कोई सखी जो बचपन वाली, ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बचपन जो होता है
किसी बचपन के आप मित्र से जुड़िए तो वो आपको बहुत अभिष्ट होता है, बहुत प्रिय होता है, क्योंकि आप उसमें अपने बचपन का अक्स देखते हैं, है ना। तो आपका बचपन लौट करके आता है। जो बड़े होने के बाद जो संबंध होते हैं उनसे, उनकी अपेक्षा क्यों हमें प्रिय होते हैं बचपन के समय। कोई सखी जो बचपन वाली, मधुर गीतिका थिरकन वाली, कोई सखी जो बचपन वाली, मधुर गीतिका थिरकन वाली, निरख निरख कर जो कहती है, निरख निरख कर जो कहती है, फिर भी सहज भाव बहती है, बहुत अच्छा, बहुत सहज भाव बहती है। दुविधाओं की मैं टकराहट, कविता में सारे भाव होते हैं। दुविधाओं की मैं टकराहट, आने वाले कल की आहट, आने वाले कल की आहट। एक आस हूँ प्यासे मन की, हृदय सभी इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर कवि सम्मेलन होता है। एक आस हूँ प्यासे मन की, ध्वनि हूँ द्वंद्वों के अनबन की, ध्वनि हूँ द्वंद्वों के अनबन की। सीमा हूँ मैं क्षितिज पार की, सीमा हूँ मैं क्षितिज पार की, मानो निर्णय आर पार की, मानो निर्णय आर पार की। इतनी ही आख्याएं मेरी, कितनी ही आख्याएं मेरी, 100 परिभाषाएं मेरी, 100 परिभाषाएं मेरी। और इस गीतिका का उपसंहार करते हुए जी जी, जितना जितना चाहो डूब डूब कर मुझको पाना, जितना चाहो डूब डूब कर मुझको पाना, अनंत अभ्र नित नए व्योम का तय है आना, अनंत अभ्र नित नए व्योम का तय है आना, तय है आना, तय है आना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत श्रुति जी, अब आपने समाप्त कर दिया है ना। बहुत धन्यवाद आपको। आपने शिव मानस पूजा के छंद से शुरुआत की। एक तरह से शिव तो बहुत धर्मनिरपेक्ष नायक है हमारे समय के और हमारे समाज के भी, और इस तरह से आपने अपनी कविताएं पढ़ी और ये जो सावन की सुवास है इन छंदों के माध्यम से भी छन के आ रही है। बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, अब मैं आह्वान करूंगा श्रुति कुशवाहा जी का। श्रुति कुशवाहा जी भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हैं और कविताएं, कहानियां लिखती हैं, आलेख लिखती हैं। इनका कविता संग्रह कश्मकश आ चुका है, जिस पर मध्य प्रदेश से बागेश्वरी सम्मान भी मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके लिखने में खास जो दृष्टिकोण है, जिसमें इनका स्त्री होना, स्त्री अस्मिता का जो विमर्श है वो बहुत ही शार्प तरीके से और बहुत ही संयत तरीके से व्यक्त हुआ है। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूं कि आप देखें किस तरह से गहरे प्रश्नांकित करती हैं खुद को भी। कि लिखने को तो लिख सकती थी कड़ी धूप को छांव, लहर को नाव, डगर को पांव, सफर को ठांव। लिखने को तो लिख सकती थी तिमिर घटा है, भेद मिटा है, दर्द फटा है, नई छटा है। लिखने को तो लिख सकती थी फूल खिले हैं, दीप जले हैं, साथ चले हैं, सभी भले हैं। लिखने को तो लिख सकती थी आकाओं ने काम किया है, सबका एक मुकाम किया है, दुनिया भर में नाम किया है, हमने उन्हें सलाम किया है। लेकिन लिखने भर से क्या सब सच हो जाता? ये इनके भीतर। और एक छोटी और इनकी काव्य पंक्ति है, पदावली है
के समंदर में खुशबू से सनी लड़की, सुरताल बदल देगी विस्फोट की गली के, वो सोचती है एक दिन ये हाल बदल देगी। ये हाल जो बदला तो बारूद जो पिघला तो फूलों का शहर होगा, खुशबू में बसर होगा। इस तरह की कल्पनाओं में अपना मन रमाने वाली और स्त्री मन को विभिन्न कोणों से हमारे सामने रखने वाली, फंद या जिसे हम कहें गद्य पद्य चंपू हर शैली में महारत रखने वाली श्रुति कुशवाहा जी से, जो आज की स्त्री विमर्श की एक बड़ी आवाज भी बनने वाली है, बहुत उनका स्वागत और अभिनंदन कि वे आए और अपनी कविताओं से इस संध्या को सार्थक करें। श्रुति कुशवाहा जी। बहुत बहुत आभार सर। परम आदरणीय श्री ओम निश्चल सर जी, गुरुवर श्री रामदर्श मिश्र सर जी, हमारे वीडियो संयोजिका जी है डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, रवि जी, बहुत सुंदर मंगल ध्वनि शुक्ल सर ने सुनाई और मेरे हमनाम दोस्त श्रुति जी ने भी बहुत ही मधुर कविताएं सुनाई। अर्चना जी मौजूद है। आप सबकी अनुमति से और जितने गुरुवर हैं हमारे, जितने साथी जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ और बिना अधिक भूमिका के सीधी कविताओं पर आती हूँ। जी स्वागत आपका। कुछ छंद मुक्त कविताएं। मैं कितना समय ले सकती हूँ सर? 5-7 मिनट, 8 मिनट? आपका 12 मिनट का एक मानक रखें। ठीक है थोड़ा इधर उधर छलक जाए तो उसका स्वागत है। जी बिल्कुल, क्योंकि अधिक ना हो, 2 मिनट कम भी हो तो चल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। पहली कविता पुरानी कविता है, लेकिन मैं इसी से शुरू करना चाहूंगी। सबसे सही वक्त। जी। सबसे सही वक्त। आसमान जब आग उगल रहा होता है, खेतों में उगने लगता है बारूद। आसमान जब आग उगल रहा होता है, खेतों में उगने लगता है बारूद। हवा में घुलने लगता है जहर, जब बिकने लगता है धर्म और घायल हो जाती है आस्था। चेहरे हो जाते हैं पत्थर, दिखने में आदमी जैसा, जब नहीं रह जाता आदमी। जब चारों ओर मंडराता है संकट, वही होता है कविता लिखने का सबसे सही वक्त। बहुत अच्छा, बहुत खूब। सर ये छोटी सी कविता। अगली कविता, कविताओं को लेकर मैं अधिक भूमिका नहीं बांध पाती हूँ, तो सीधे शीर्षक के साथ भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, कविता अपने जी सर। तो में डॉक्टर मिश्री हो, वहां पर भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, कविता अपने आप ही भूमिका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शीर्षक है भाषा। इन दिनों रास्ता भटक रही है भाषा, इन दिनों रास्ता भटक रही है भाषा। अब विरोध कहने पर विद्रोह सुनाई देता है, असहमति कहने पर अराजक। अब विरोध कहने पर विद्रोह सुनाई देता है, असहमति कहने पर अराजक। लोकतंत्र कहते ही होने लगती है जोड़ तोड़, धर्म कहो तो सुनाई देता भय। अब तो सफेद भी सफेद नहीं रहा और लाल भी हो गया है नीला। यहाँ तक कि अंधेरे समय को बताया जा रहा है सुनहरा। क्या बात। यहाँ तक कि अंधेरे समय को बताया जा रहा है सुनहरा। ऐसे भ्रमित समय में मैं शब्दों को उनके सही अर्थ में पिरोकर देखना चाहती हूँ। सोचती हूँ शहद हर्फ उठाकर उड़ेल दूं शहद की बोतल में, तुम्हारे नमकीन चेहरे पर मल दूं नमक का नाम। सोचती हूँ शहद हर्फ उठाकर उड़ेल दूं शहद की बोतल में, तुम्हारे नमकीन चेहरे पर मल दूं नमक का नाम। आंसू को चखा दूं खारा समंदर, रोशनी को रख दूं मोमबत्ती की लौ पर। मैं इंसाफ बांट आना चाहती हूँ गली के आखिरी छोर तक, और बचपन लिखने की बजाय बिखेर देना चाहती हूँ अखबार बेचते बच्चों के बीच। मैं इंसाफ बांट आना चाहती हूँ गली के आखिरी छोर तक, और बचपन लिखने की बजाय बिखेर देना चाहती हूँ अखबार बेचते बच्चों के बीच। सपने टूटने से पहले सजा देना चाहती हूँ आंखों में, और प्यार को इश्तिहारों से उठा मन में महफूज रखना चाहती हूँ। मैं भटकी हुई भाषा को उसके घर पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा श्रुति जी, बहुत खूब। धन्यवाद सर। एक अलग सा रूपक लिया है चांद को लेकर, तो न जाने कितनी कल्पनाएं, और मेरे ख्याल से आदिकाल से चांद एक ऐसा रूपक रहा है जिसको लेकर तमाम चीजें रची गई है। चांद चेहरा होता है, मेरे मन में ख्याल आया चांद के पैर होते तो कैसे होते। तो कविता का शीर्षक है चांद के पैर। चांद मैं अरसे से तलाश रही हूँ तुम्हारे पैर, चांद
मैं अरसे से तलाश रही हूँ तुम्हारे पैर, एक बार देखना है जिसका चेहरा चांद है उसके पैर क्या होंगे। क्या बात। चांद, मैं अरसे से तलाश रही हूँ तुम्हारे पैर, एक बार देखना है जिसका चेहरा चांद है उसके पैर क्या होंगे। सदियों से चक्कर काटते क्या कभी छू जाते होंगे तुम्हारे पैर। पृथ्वी की देह से क्या कोई स्पर्श का रिश्ता जुड़ता है धरती और चांद के बीच। या तुम्हें भी दी है किसी ने नसीहत, क्या कोई स्पर्श का रिश्ता जुड़ता है धरती और चांद के बीच। या तुम्हें भी दी है किसी ने नसीहत, रात में पैर मत मारना, नींद में खलल पड़ता है, तुम्हें तो रात में चलने की आदत भी है। कल्पना करती हूँ रोशनी से जगमग होंगे तुम्हारे पैर, या फिर मोर की तरह अपने रंग से एकदम उलट, इसीलिए छिपा रखे हैं। मगर सुनो, सुंदरता तो देखने वाली आंखों में होती है, और धरती कितने मोह से देखती है तुम्हें। धरती कितने मोह से देखती है तुम्हें, थोड़ी फटी भी हो एड़िया या पड़ी हो दरारे, नाखून टेढ़े हो, जम गई हो गर्द या थक के हो गए हो पत्थर, मैं तुम्हारे पैरों को अपनी गोद में रख सहलाना चाहती हूँ, तलवों में तेल लगाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पैरों को अपनी गोद में रख सहलाना चाहती हूँ, तलवों में तेल लगाना चाहती हूँ, तुम्हारे पैरों को लोरी सुनाना चाहती हूँ। तुम सदियों से चक्कर काट रहे हो और सिर्फ मुंह दिखाकर चले जाते हो। एक बार चलकर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे पाँव पखारना चाहती हूँ मेरे जान। बहुत अच्छा श्रुति जी, पढ़ते जाइए बस इसे। धन्यवाद सर। अगली कविता उम्मीद। मैंने थोड़ा अनाज बचा रखा था कड़े दिनों के लिए। मैंने थोड़ा अनाज बचा रखा था कड़े दिनों के लिए, थोड़े पैसे छिपाए थे किताब में बुरे वक्त के लिए, थोड़े से रिश्ते सहेजे थे भविष्य का सोच, थोड़ा नाम कमाया पहचाने जाने को। मैंने थोड़ा अनाज बचा रखा था कड़े दिनों के लिए, थोड़े पैसे छिपाए किताब में बुरे वक्त के लिए, थोड़े से रिश्ते सहेजे थे भविष्य का सोच, थोड़ा नाम कमाया पहचाने जाने को। मैंने उदासियों के मौसम में उम्मीद के कुछ बीज बोए थे, जरूरत पड़ी तो पाया सारा अनाज चूहे खा गए, पैसों के साथ किताब भी सिल गई, रिश्ते सब छूट गए, नाम गुम गया, मैं थोड़ी और उदास हो गई। तभी देखा उम्मीद की फसल लहलहा रही थी, इस उम्मीद ने मुझे हर बार भूख प्यास या सदमे में मरने से बचाया है। वाह वाह। एक कविता हड़ताल। दरअसल हम जिस दुनिया को, जिस जेंडर को जीते हैं उसकी समस्याएं और उसकी तमाम चीजों को जानते हैं। इस कविताओं पे कई बार सवाल उठा कि इससे इतर, इसके विपरीत भी एक कविता हो सकती है, तो बेशक हो सकती है, लेकिन ये मेरी दुनिया की, ये स्त्रियों की दुनिया की एक कविता है जहां मैं अपनी कुछ तकलीफें या अपने कुछ सवाल रखना चाहती हूँ। तो ये कोई सार्वभौमिक नहीं है या ये पुरुष द्वेषी कविता नहीं है, लेकिन ये स्त्रियों का एक पक्ष, एक स्वर है जो मैं जी मेरे मन में भी है जी। बहुत अच्छा। तो कविता का शीर्षक है हड़ताल। ये मैं चाहती हूँ दुनिया की तमाम स्त्रियां एक दिन की हड़ताल पर चली जाएं। मैं चाहती हूँ दुनिया की तमाम स्त्रियां एक दिन की हड़ताल पर चली जाएं। माए छुट्टी ले महानता के पद से, एक दिन रोते बच्चे को पुरुष के जिम्मे छोड़ अपनी पसंद का उपन्यास पढ़ने बैठ जाएं। 4 बार उठे बिना चैन से हो खाना, खाने के बीच साफ न करनी पड़े बच्चे की पोटी, आधी रात बच्चे के रोने से न टूटे नींद, अलसुबह न उठना हो दूध पिलाने, उस एक रात बचपन की सहेली को बुला, ड्राइंग रूम में सोफे पर फैल, देर रात तक मारे गप्पे, सारी माएं इस दिन बच्ची बन जाए। बहुत अच्छा। प्रेमिकाएं सारे चुंबन स्थगित कर, प्रेमिकाएं सारे चुंबन स्थगित कर, अपने बाएं पैर की छिंगली से प्रेमी के अहंकार को परे झटक निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। लौटकर बताए कि कितना उबाऊ है प्रेमी का लहजा और प्यार का तरीका बोझिल, बताए कि वो आज भी है प्रेमी से बेहतर और शहर में अब भी है कई खूबसूरत नौजवान, आज भी है बारिश कितनी रोमांचक, आज भी है संगीत कितना मोहक,
प्रेम करने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं दुनिया में। बहुत अच्छा श्रुति जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। पत्नियों को तो हड़ताल के लिए इतवार ही चुनना होगा। पत्नियों को तो हड़ताल के लिए इतवार ही चुनना होगा। उस दिन वो सोई रहे देर तक और उठकर सबसे पहले घर के सामने लगाए अपनी नेम प्लेट। ये उन्हीं का चुना हुआ नाम हो जिसे पुकारा जाना सबसे मीठा लगे, फिर अपने घर में इत्मीनान से पसर चाय पिए। इस वाले इतवार पत्नियां पहने अपनी पसंद का रंग, खाए अपने स्वाद का खाना, टीवी का रिमोट हो उन्हीं के हाथ में, अपनी मर्जी से देखें वो दुनिया। हड़ताल वाले दिन सारी कामकाजी औरतें दफ्तर की लॉबी में बैठ ताश खेलें। हड़ताल वाले दिन सारी कामकाजी औरतें दफ्तर की लॉबी में बैठ ताश खेलें, जोर जोर से करे बातें, उनके कहकहों से गूंज उठे दफ्तर, उनकी मौजूदगी से भर जाए हर कोना। उस दिन इन्हीं का कब्जा हो रिसेप्शन, कॉरिडोर, गेस्ट रूम और लिफ्ट पर। सारे आदमी सीढ़ियों से चढ़े उतरे, रोज उन्हें घूरने वाली नजरें जो बचकर निकलने की कोशिश में हो। तभी कोई कोकिला गुनगुना उठे, हम है मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, यूं शर्म से पानी पानी आदमी के जूते भीग जाए। दुनिया की तमाम बेटियां, सहेलियां, सहकर्मी, दोस्त, दुनिया की तमाम बेटियां, सहेलियां, सहकर्मी, दोस्त, दादी, नानी, चाची, मामी, बुआ, भाभी, लेस्बियन, स्ट्रेट, सिंगल, कमिटेड, अच्छी, बड़ी, लेस्बियन, सिंगल, स्ट्रेट, कमिटेड, यह वह, ऐसी वैसी, अच्छी बुरी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जिस दिन ये सब हड़ताल पर जाएंगी, यकीन मानिए उस दिन सारे पुरुष स्त्री होना सीख जाएंगे। उसी दिन वो पुरुष से मनुष्य में तब्दील होंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या प्रस्तावना है आपकी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक कविता और अगर आपकी अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल, एक कविता सुनाएं। एक अंतिम कविता, सलाहियत। जी। अभी हमें क्या क्या सीखना है देखिए जरा। अभी तो हमें सीखना था सड़क पर थूका नहीं जाता। अभी तो हमें सीखना था सड़क पर थूका नहीं जाता, कचरा डिब्बे में ही डाला जाता है, ट्रेन से नहीं चुराई जाती चादरें, दूसरों के कपड़ों में झांकने से अपनी नंगाई नहीं छिपती, और प्लेट में भर भर खाना लेकर छोड़ना तो गुनाह है इंसानियत के खिलाफ। अभी तो सीखना था कि सड़क किनारे पेशाब करना सभ्यता पर पानी फेरना है दरअसल, और गालियों में माँ बहन किसी की भी हो, वो गाली लगती खुद ही को है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था, लड़कियां छेड़ना बहादुरी नहीं, औरत को पीटना मर्दानगी नहीं, गुटखा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, खाने से पहले धोना चाहिए हाथ। सीखने को तो ये भी था कि घर का कचरा सड़क पर डालने से घर साफ नहीं होता, या रात में जोर से नहीं बजाना चाहिए रेडियो। देखो ना कितना कुछ सीखना रह गया बाकी, यहाँ तुम इश्क के आदाब और सियासी सलाहियत की बात करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। और श्रुति जी, जैसा कि मैं समझता हूँ, मैंने भी आपको फेसबुक पर ही आपकी कविताओं के माध्यम से जाना था और उसे पाया था कि जो स्त्री विमर्श है उसको कितने कोणों से आप देख सकते हैं, और आपने कहीं अन्याय नहीं किया है। एक दिन सारी स्त्रियां हड़ताल पर चली जाएं, कितना मनोरम प्रस्ताव है। बल्कि ये प्रस्ताव पुरुष को देना चाहिए, स्त्री को इसकी प्रस्तावना नहीं करनी हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि हमारे जीवन की परिकल्पना सहकार की परिकल्पना है, सहकार अगर नहीं है तो फिर द्वंद्व है, द्वंद्व है तो तनाव है, और तनाव है तो फिर विध्वंस है। तो ये जो सहकार है उसमें सर्जना का सहकार भी है। बहुत अच्छी कविताएं आपकी और बहुत अच्छा लगा कि इस काव्य संध्या को आपने थोड़ी सी एक उसमें आंच भर दी, जैसे बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी कविता की एक नरम टहनी, इसलिए नरम टहनी कि कविता का जहां तक ताल्लुक हमारे समय से है, समाज से है, स्त्री से है, और चूंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्त्री कवियत्रियां ही यहाँ हैं, स्त्री कवि हमारे बीच है, और
उनके मनोभावों का ही विस्तारण है, उसका ही प्रसारण है, उसका उद्भावन है। और तो एक स्वर इसमें श्रुति मिश्रा जी का, दूसरा श्रुति कुशवाहा जी का, तो तीसरा अर्चना लार्क का। जो कि अर्चना त्रिपाठी है, लेकिन लार्क पक्षी के मोह में आकर, मोहाविष्ट होकर, उसके आकर्षण से बंध कर अपना नाम अर्चना लार्क रख लिया है। सुल्तानपुर अवध के रहने वाली हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय BHU से अध्ययन कर चुकी हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से हिंदी में PhD हैं। नाटकों में अभिनय करती हैं, लघु फिल्म मुहावरे में इनका अभिनय है, बहुत सदी हुई आवाज है, अनेक वेब पटल पर इनकी कविताएं उपलब्ध हैं। अभी संग्रह कोई नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब संग्रह इनका आ जाना चाहिए, ऐसा मौसम है। इनकी पंक्तियां कुछ मेरे दृष्टि पटल पर हैं, जिसमें लिखती हैं, ये बड़ी सुंदर सी, स्वाभाविक सी, सहज सी कविता है। ये दुनिया नहीं रहेगी फिर भी बचे रहेंगे पुष्प। ये दुनिया नहीं रहेगी फिर भी बचे रहेंगे पुष्प। प्रेमी के कानों में गूंजने की अभिलाषा लिए, बच्चे की किलकारी की आस लिए, वर्षा की ओट में आंख मिचौली करते ओस के लिए रिश्ते फरिश्ते सब छूट जाते हैं। लेकिन दूर देश से एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई, दूर देश से एक चिड़िया फड़फड़ाती है, फुर पृथ्वी सांस भरती है, एक आशा बची रहती है। मृत्युवंत नहीं, सुगंधित फूल है जो चारों ओर बिखरता जीवन की चिट्ठी लिए भ्रमणशील है। मृत्यु एक संदेश है। पंक्तियां जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि बादशाह के बहाने में कुंवर नारायण ने एक अपना परसेप्शन दिया है। जब बादशाह जो है पछतावे से भरा है, नचकेता वहां से लौट रहा है, बादशाह उनके स्वागत के लिए बाहें फैलाए है, आओ तुम पर पुनः हम प्राणियों के बीच। इसमें एक वाक्य आता है कि मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। और शायद यही जो निरंतर है कि मृत्यु अंतिम वक्तव्य नहीं है, मृत्यु एक सोपान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मृत्यु के विरुद्ध जीवन की आशा अर्चना लार्क के यहाँ भी है, श्रुति कुशवाहा की कविताओं में भी है। इसके बावजूद उनके भीतर का जो गुस्सा है वो एक कवि का गुस्सा है। जैसे धूमिल, जैसे राजकमल चौधरी, हमारी ऐसी परंपरा रही है। कभी नहीं गुस्सा होगा तो कौन होगा, वही तो कहता कबीरे वह प्रजापति अपारे काव्य संसारी। तो अर्चना लार्क जी को हम सुनते हैं जो मृत्यु में भी जीवन की गंध सजोए हुए हैं। मृत्यु मुखी संसार में जीवन की गंध। अर्चना लार्क जी, स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे कि रामदर्श जी को और हम सबको आसानी से सुनाई दें। जी सर आवाज ये कहा कि आवाज में कुछ बाधित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी का ऐसा संप्रेषण यंत्र तंत्र कुछ खराब हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज अच्छी होगी। सर अभी ठीक है आवाज? अच्छा, बिल्कुल आवाज बहुत अच्छी है जी। सर आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और ये मुझे मौका मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रुति मैम, कुशवाहा मैम को मैं अक्सर फेसबुक पर मैंने पढ़ा है उनकी कविताओं को, तो मुझे बहुत श्रुति मिश्रा मैम और आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं कविता शुरू करती हूँ। मेरी पहली कविता है शून्य, जिसका शीर्षक है शून्य। ये उस समय की कविता है जैसे कि जब विवाह होता है तो विवाह में भी कई बार दोनों पक्ष टकराव की स्थिति में आते हैं, दोनों पक्षों में गलतफहमियां फैलती हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कष्ट ज्यादातर जिसका रेशियो है उसमें महिलाओं को झेलनी पड़ती है। फिर उन्हीं से आशा भी की जाती है कि वो एक स्मूथली उस जीवन को बनाए रखें, उस पूरे संबंध को बनाए रखें। तो उस पर मैंने ये कविता लिखी थी। कविता नया विषय। वह जीती है कतरा कतरा, कुछ बचाती है कुछ छींट देती है बीज की तरह। हाथ जोड़ कहती है लो उसके अभिनय से सीख ही लिया अभिनय। चिल्लाती है हकीकत दुनिया अभिनय है, खामोश हो जाती है। अब तो लड़ाई भी खामोशियों से होने लगी है। एक अजीब ही शांति है उस तरफ। बिस्तर की सिलवटों को तह करती वह जानती है पिछली कई रातें किसी और बिस्तर पर पड़ी रही हैं ये सिलवटें। वह द्वंद में गुजरती जवाब ढूंढती है।
भोजन के बाद नैपकिन देना नहीं भूलती। चाय में कभी चीनी ज्यादा तो कभी पानी ज्यादा। जीवन में मात्रा लगाते लगाते स्वाद की मात्रा भूलती सी जा रही है वह। बड़े सलीके से सिरहाने पानी रख जाती है। पता है रात में उन्हें कुछ सोचकर पसीना आ जाता है, हलक सूख जाता है। उसे आज भी छन छन कर सपने आते हैं। वह सुबकती नहीं, हंसती है। पागल नहीं है वह। कोने में रखे गमले को कभी पानी देती है, कभी भूल जाती है सूखने तक। वह माफ कर देना चाहती है। वह माफ कर देना चाहती है बड़ी से बड़ी भूलों को, पर माफ नहीं कर पाती है। हर जगह से थक हार कर लौटने के बाद उसे स्वीकार कर लेती है वह। उसे फर्क नहीं पड़ता कितनी और रातें, कितनी और सिलवटें, कितनी और तस्वीरें, कितनी और यादें। उसे फर्क पड़ता है सिर्फ उसकी खामोशी कुरेदे जाने पर। शायद अब वह उसे मनुष्य नहीं शून्य समझती है। अब वह उसे मनुष्य नहीं शून्य समझती है। दूसरी कविता है युद्ध के बाद की शांति। ये सीरिया में जो युद्ध हुआ था और उसमें एक बच्चा जो कि औंधी मुंह पड़ा था और उस पर किसी फोटोग्राफर ने फोटो ली थी और बहुत एक ऐसी त्रासद स्थिति से हम लोग गुजरे। और सबसे बड़ी चीज कि वो युद्ध जो है वो उसकी शांति नहीं हो पा रही, वो किस रूप में होती है। तो उसे मैंने इस तरह से समझा। युद्ध के बाद की शांति। पृथ्वी सुबक रही थी, खून के धब्बे पछीटे जा रहे थे, न्याय व्यवस्था की चाल डगमग थी। युद्ध के बीच शांति खोजते हुए हम घर से घाट उतार दिए गए थे। वह बसंत जिसमें सपने रंगीन दिखाई दिए थे, बचा था सिर्फ स्याह रंग। खून के धब्बे मिटाए जा चुके थे। पता नहीं क्या था जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही थी। चुकाना महंगा पड़ा था। हर किसी की कीमत लग रही थी। हर चीज की कीमत आंक दी गई थी। हम कुछ भी चुका नहीं पा रहे थे। सपने में रोज एक बच्चा दिखता था जो समुद्र के किनारे औंधे मुंह पड़ा था। एक बच्चा खाने को कुछ मांग रहा था। तमाम बच्चे अपनों से मिलने की मिन्नतें कर रहे थे। उसे युद्ध के बाद की शांति कहा जा रहा था। 2 खरगोश थे जिनकी आंखें फूट गई थी। एक नौजवान अपनी बच्ची से कह रहा था, मुझ जैसी मत बनना, मजबूत बनना मेरी बच्ची। यह वह वक्त था जब प्रेमियों ने धोखा देना सीख लिया था। खाप पंचायतें बढ़ती जा रही थी। उस दिन दूर बैठे मेरी फोटोग्राफी को पुरस्कार मिला था। मैंने कहा, यह कोई सपना नहीं, मेरे होने की कीमत है जिसे मुझे चुकाना है। एक छोटी कविता है, 1 मिनट का खेल। मैंने इसे इमेजिन किया कि मृत्यु के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और 1 मिनट का मौन कहा जाता है, तो वो किस तरह से होता है? क्या वाकई वहां पे आपके चाहने वाले या आपके दर्द में शामिल होने वाले लोग होते हैं, या फिर वो सिर्फ 1 मिनट के लिए आते हैं? 1 मिनट का खेल। 1 मिनट का मौन जब भी कहा जाता है, हर कोई गिन रहा होता है समय, और फिर मौन बदल जाता है शोरगुल में। 1 मिनट का मौन गायब हो जाता है सिर्फ 1 मिनट में। अपने शौक के पास उमड़ी भीड़ को देख व्यक्ति और मर जाता है। मृत्यु वाकई पहला और अंतिम सत्य है, पर माफ करें, मुझे मरने में जरा समय लग गया। माफ करें, मुझे बहुत सी कविता है, मुझे मरने में जरा समय लग गया। सर, एक कविता है, अमेरिका शीर्षक है। ये रंग भेद पर है कि जिस तरह से अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जो अश्वेत थे, उनको एक श्वेत पुलिस ने मार दिया था, तो उसी पर ये कविता है। अमेरिका। मेरे बचपन की आंखों ने अमेरिका को हमेशा चमक से भरा पाया। मामा जो अमेरिका वाले मामा कहे जाते, उनके उपहारों में मेरा बचपन और रंगीन हो जाता। मैं मानती एक देश है जहां सब सुंदर है। बड़ी हुई तो स्वतंत्र स्त्रियों को देख अमेरिका के प्रति और नत हो जाती।
एक रोज मैंने देखा एक अमेरिकी स्त्री उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए उत्साहित और पद तक न पहुंचने की खबर। मैंने अखबार उठाया और पाया कि ये तो 21वीं सदी है। इनका प्रयास तब जब हमारे देश और पड़ोसी मुल्क की स्त्री सक्षम शासिका रह चुकी हैं। फिर भी मेरी आंखों ने अमेरिका को ताकतवर स्त्री समाज से नवाजा। क्या आप मानते हैं चमक होती नहीं, जबरन ठूसी जाती है दिमाग की बारीक नसों में जबरन ठूसी जाती है चमक। क्रांति जहां से शुरू हुई वह देश एक स्त्री शासक न दे सका और हमारी आंखें आज भी चुंधियाती रही। अमेरिका का गुणगान करते हुए हम भूलने लगे हैं हिरोशिमा, नागासाकी, रिग्नोमिक्स, ईरान, अफगानिस्तान। एक धड़ा जो हमेशा आंखों से बचाकर रखा गया वे अश्वेत हैं। एक बच्ची श्वेत पुलिस से पूछती है, क्या आप मुझे भी गोली मार देंगे? क्या मेरा भी गला घोंट दिया जाएगा? अमेरिका ने कभी ये नहीं दिखाया कि गले की घुटन के साथ जीना क्या होता है। वो जानलेवा फांसी होगी जब माइकल जैक्सन जोसेफ से अलग हो जाता है। नए शरीर में आने पर आत्मा नहीं बदलती। माइकल के डांस के हर एक स्टेप में मुझे एक भाव नजर आता है। जैसे पैरों को ऊपर कर हैट को नीचे करता माइकल बार बार मुंह मोड़ लेता है। जैसे एक जगह स्थिर हो कितना झुक सकते हैं। माइकल के डांस में मुझे मौज नहीं आती। मैं उसे देखती हूँ और उसकी आत्मा चीखती है जो अश्वेत है, जो गोरी खोल में पहचान को छुपाता है और श्वेत से स्वीकृति पाता है। ये अमेरिका है जिसकी चमक के पीछे अनगिनत जॉर्ज फ्लॉयड, अनगिनत अश्वेत जन की लाश शामिल है। अमेरिका की चमक में मुझे लाल रंग दिखता है। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया अर्चना जी। जी थैंक यू। सर और पढ़िए का प्रश्न है? हाँ बिल्कुल पढ़िए। अच्छा सर, एक कविता है जुगनी दीदी का भूत। कई बार हम जहाँ पे हैं सुल्तानपुर में, गांव में है मेरा घर, तो मैंने अक्सर पाया कि बगल में महिलाओं के ऊपर भूत आ जाता था और उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो मैंने सोचा कि ये कई बार इनके साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो ये इसका भी एक मनोविज्ञान तो उस हमने भी देखा है अक्सर ये। जी बहुत देखा है हमने। जी, जुगनी दीदी का भूत। जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे भूतों की कहानी में डिहा के बाबा, चबूतरे की अय्या जो खूब खाती और खूब पानी पीती। लोग कहते हैं भूखे प्यासे मरी थी। खसम दूसरी बहू को लाकर इसे चरित्रहीन कह घर से निकाल दिया था। ये अय्या उन्हीं औरतों पर आती जो अपने खसम से छिड़क दी जाती। ये कहती, आओ देखो इसका व्यभिचार, और खूब हंसती। गांव में औरतों की संसार से अलग लड़कियों का विकास हो रहा था। कोई लंबी, कोई छोटी, कोई काली, कोई गोरी। इनका अलग ही अंतर्द्वंद बना रहता। कहते हैं कि अम्मा के चिढ़ाते एक रोज जुगनी दीदी पर भूत आया और जाने का नाम ही न लेता। इनका भूत कहता, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है ये, मैं इससे ब्याह करूंगा। जुगनी दीदी आंखें लाल कर अम्मा को देखती और कहती, बात सुन, है कोई इतना सुंदर? अम्मा डरकर कहती, नहीं, और जुगनी दीदी जोर से हंसती और फक कर रोती। उनके रोने में उन असंख्य औरतों के आंसू शामिल होते थे जिन्हें बदसूरत, वाचाल, चरित्रहीन नाम आशीर्वाद की जगह मिले थे। ये हर रोज अपने इष्ट से मिन्नतें कर हार गई थी। भूत इनका विकल्प था हर उस परिस्थिति में जब इनके भीतर चुप्पी का शोर लगातार बढ़ता जाता। ये है कविता सर, और समय है सर? हाँ, एक और सुनाइए। अच्छा सर, मैंने दादी के ऊपर एक कविता लिखी थी। जी, स्वागत दादी के ऊपर। जी, क्या किसी ने सुनी है दादी के पोपलों से ठनकती हंसी? उनकी सदा बिरिछ और सारंगा की कहानी मैंने सुनी है। दादी अभिभूत होती है किस्सा सुनाते सुनाते। एक पल को गाती है तो दूसरे ही पल रोती भी है।
जैसे एक चलचित्र चल रहा हो आंखों के सामने। दादी हसीन और लाजवाब नायिका सी लगती हैं, किस्सों के बीच ऐसे डूबते उतराती हैं जैसे नाव बीच मझधार में हो। दादी का चूमना, गले लगाना और कहना, मेरी आंखें तुझे डैम बने हुए देखना चाहती हैं। डैम, मेरी दादी डीएम को डैम कहती थी, तो डैम बने हुए देखना चाहती हैं। बनोगी ना? एक आशा, एक विश्वास है उनकी आंखों में। आज पाती हूँ खुद को उन्हीं के सपने को साकार करते हुए, पर दादी चुप हैं। गायब हो गई है कहीं उनकी ठनकती हंसी, उनका किस्सा। वो बेजान सी बैठी कहीं दूर, बहुत दूर, शायद अपनी मंजिल देख रही हैं, शायद अपनी मंजिल देख रही हैं। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी रंग इसमें स्त्रियों का संसार भी आ गया। एक हमारा कविता समय भी यहाँ पर उपस्थित हो गया, अवध भी उपस्थित हो गया, दादी भी, और सारी चीजें। मुझे लगता है कि कविता उसी रसोई की तरह है जिसके रसायन में सारे व्यंजन मौजूद हैं, और 6 रस जो महत्वपूर्ण हैं हमारे पाचन तंत्र को अधिक आस्वादित बनाने के लिए और दुरुस्त करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कविता भी अगर खाद्य का विषय हो तो इसी तरह से होनी चाहिए, वैविध्य होना चाहिए उसमें, एक रसता न हो, उबाऊपन न हो, बोलतापन हो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कविताएं बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं श्रुति कुशवाहा को सुन रहा था तो शायर की पंक्तियां मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि उम्र भर में ख्वाब की खिदमत से लगी बैठी रही, मैंने सारी जिंदगी हालात से पर्दा किया, मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़ कर मैला किया। फिर याद आते रहे मुक्तिबोध, छोटी सी निज जिंदगी में जी ली है जिंदगियां अनगिन, जिंदगी हर एक ज्वलित ईंधन का चंदन। तो मुझे लगता है कि स्त्री संसार ऐसा है जिसको अव्यक्त के जो अवसर मिले आज की दुनिया में, वे बहुत आगे चलकर न केवल अपनी अभिव्यक्ति को बल्कि अपनी अभिव्यक्ति रचनात्मकता को पूरी तरह कविता में ढालकर है, और की कविता एक खास ऊंचाई पर स्थित नजर आने लगी है। इसलिए बहुत धन्यवाद आज के स्त्री स्वर को बुलंद करने के लिए तीनों कवित्रियों का, जिसमें श्रुति जी हैं, श्रुति मिश्रा जी हैं, डॉक्टर श्रुति मिश्रा, डॉक्टर अर्चना लार्क और श्रुति कुशवाहा जी। और ये अध्यक्षता रामदर्श मिश्र जी के है, उनका सानिध्य है, सत सानिध्य है, उनका आशीर्वाद है, उनकी छतरी तले ये काव्य गोष्ठी संपन्न हो रही है। एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि अगर मैं अपने को माइनस करके उनसे आग्रह करता हूं कि अभी आशीर्वाद ने अपनी कविताएं सुनाएं, तो वो छठ कहेंगे ओम तुम अपना कोई गीत या कविता सुनाओ। तो मैं एक गीत, आज सावन का पहला दिन है, जैसा श्रुति जी ने कहा, दिल्ली में तो सावन ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे जहां एक जिसके मन में अगर जिसके सावन है तो वो उसी स्थिति का गीत है। एक सावन और आषाढ़ के एहसास से भरा एक गीत है, डॉक्टर साहब की सेवा में और आंटी जी की सेवा में भी ये गीत खास तौर से। तुम अगर हो तभी तो आषाढ़ सावन है, ये इसका अनुमान है। दीप्ति झिलमिल तृप्ति रिमझिम सरस सावन है, दीप्ति झिलमिल तृप्ति रिमझिम सरस सावन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। दीप्ति झिलमिल तृप्ति रिमझिम सरस सावन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। और देखें, तुम अनूठी कल्पनाओं में रमी रहती, मातृभू की अल्पनाओं में रची रहती, तुम जहां होती वहीं होता समीरण है, तुम जहां होती वहीं होता समीरण है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। दीप्ति
झिलमिल। और देखें, तुम कि जिस परदेश का जैसे बड़ा ऋण हो, तुम के जैसे देश का जिस जैसे बड़ा ऋण हो, इस भुवन में तुम भले ही घास का तृण हो, तुम के जिस परदेश का जैसे बड़ा ऋण हो, इस भुवन में तुम भले ही घास का तृण हो। तुम ही हो तो ध्वंस में भी, तुम ही हो तो ध्वंस में भी एक जीवन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। और देखें, तुम के जिसकी शिराओं में राग रस बहता, तुम के जिसकी शिराओं में राग रस बहता, तुम के जिसके साथ ऋतुओं का हृदय रमता, तुम के जिसकी शिराओं में राग रस बहता, तुम के जिसके साथ ऋतुओं का हृदय रमता, तुम के जिसके पास सच्चा एक कवि मन है, तुम के जिसके पास सच्चा एक कवि मन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। गीत का आखिरी पद है, तुम उमड़ते घन सरीखी जो बरसती हो, तुम उमड़ते घन सरीखी जो बरसती हो, पास से जैसे नदी सी तुम गुजरती हो, तुम उमड़ते घन सरीखी जो बरसती हो, पास से जैसे नदी सी तुम गुजरती हो, तुम मगर हो तभी तो, तुम मगर हो तभी तो आषाढ़ सावन है, तुम मगर हो तभी तो आषाढ़ सावन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ मन है। दीप्ति झिलमिल तृप्ति रिमझिम सरस सावन है, और भीतर स्नेह में उमगा हुआ है। दीप्ति झिलमिल तृप्ति रिमझिम सरस सावन है, और स्नेह में उमगा हुआ मन है। बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर। ये आप सबके लिए और आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के लिए, आंटी जी के लिए, और सभी जो कवि मन रखते हैं उन सब के लिए, और इसमें स्त्री का भी प्रतिबिंबन है उन सभी स्त्रियों के लिए जिन्होंने हमको रचा है, राग रचा है, रस रचा है, भाव रचा है, इस पूरी दुनिया को रचा है। तो बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर आदरणीय रामदर्श मिश्र जी हो और जिनके सानिध्य में गोष्ठी हो रही हो, जो कि कविता, गीत, गजल, उपन्यास, कहानी, आलोचना, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, कौन सी विधा ऐसी है जो डॉक्टर साहब ने छोड़ी हो। लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें, उनके अनेक रिप्रिंट्स आए दिन ही होते रहते हैं। इतना बड़ा समय, एक लगभग सदी का, अगली 15 अगस्त को 98वीं पायदान पर उपस्थित हुए। ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की शुभकामना, और उन्होंने अपने गीत में यह आशा व्यक्त की है कि दिन तो ही हो गई रात से, लगता काल जयी होगी, कविता बोली मत उदास हो, कल फिर सुबह नई होगी। कविता बोली मत उदास हो, कल फिर सुबह नई होगी। टूटे तारों से हिलते हैं यहाँ वहां रिश्ते नाते, शब्द ठहर जाते सहज
जैसा एक दूजे में आते जाते, फिर भी जाने क्यों लगता कल धरती छंदमयी होगी। कविता बोली मत उदास हो, कल फिर सुबह नहीं होगी। ऐसी कल्पना करने वाले, और एक उनका गीत ये भी है, अक्सर सुनाया करते हैं कि आभारी हूँ बहुत दोस्तों, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, सुख में दुख में हार जीत में एक नहीं 100 बार। ऐसे रामदास मिश्र जी जिन्होंने साहित्य को सही अर्थों में जिया है, इस शब्द को पावन किया है, जिससे कि निराला कहते हैं आज मन पावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। तो इस तरह से शब्द तपती धारा से लेकर उसको एक छांव में रखने वाले, सार्थक बनाने वाले रामदास जी यहाँ पर हैं, उनके सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में, और हमें तो उसका दुगुना मिलता है मूल से। ये आंटी जी भी आप देखें इस उम्र में लगभग 90 पार हैं, सब 98 के हैं, तो उनके पीछे पीछे चल रही हैं, बिल्कुल जैसे छायवताम भूपति रन्व गच्छत रघुवंशम में जैसे कल्पना की गई है कि गाय के पीछे पीछे चल रहा है। कैसे चल रहा है? छायवताम भूपति अन्व भूपति रन्व गच्छत। तो इस तरह से उनका सानिध्य मिल रहा है। मैं आदरणीय रामदास मिश्र का बहुत हार्दिक स्वागत की ओर से, और आग्रह करता हूं किसी का माइक ऑन रह गया है, जहां से कोलाल छन करा रहा है बाहर यहाँ तक, उसे जरा संभाले, जिससे कि रामदास जी के काव्य पाठ को हम लोग आसानी से सुन सकें। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इन सुधी कवयत्रियों पर 2 शब्द कहें और अपनी कुछ ताजा कविताएं, अपने मन की कविताएं सुनाएं, जिससे कि आपका आशीर्वाद मिले हम सबको। धन्यवाद ओम जी। भोपाल, दिल्ली, ये तीनों ही साहित्य के केंद्र हैं, और हमारी बेटियां कहीं कोई भोपाल से आई हैं, कोई बनारस से आई हैं, और दिल्ली से आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियों की, महिलाओं की नई पीढ़ी बहुत ही शिद्दत के साथ और समय की पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं, और मुझे ये अच्छा लगा छंद के साथ साथ मुख्य छंद में भी कविताएं हमारे सामने आई, अच्छी कविताएं आई। आजकल कहानी लेखकों, कवित्रियों आज का एक विस्तार हुआ है। पहले कोई लड़की या स्त्री कविता लिखती थी या गद्य लिखती थी, आज एक स्टार खेल गया है। और एक बड़ी बात यह है कि है भी होनी चाहिए कि इन लड़कियों के माध्यम से नारी की चेतना का जागरण हो, नारी के साथ जो एक अन्याय किया गया है, जो एक संकटन है समाज का, उससे लड़ाई हो, उसको दूर किया जाए। हम लोग बहुत दिनों से महसूस करते हैं कि दलित के साथ और महिलाओं के साथ समाज अन्याय करता रहा है। तो आज हमारी बेटियां जाग रही हैं कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से और अन्य सरकारों से। तो आज वो बेटियों की कविताएं सुन करके अच्छा लगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं तो घर में बैठा होता हूँ आज से, और जब से मैं गेट के बाहर निकला नहीं, अब पढ़ने के भी वो स्पृहा रुकी नहीं। इसलिए इस कविता गोष्ठी का महत्व अर्थ है कि हम तमाम कवियों के संपर्क में आ जाते हैं। आपने क्या लिखा है, आप क्या लिख रही हैं, इसका ज्ञान मुझे होता है, और उससे मैं खुद को
संपन्न पाता हूँ, सब पाता हूँ। तो मेरी बधाई स्वीकार कर बेटिया ओम जी श्री क्या कहा जाए। मैं चाहता हूँ कि इनके माध्यम से कविता गोशीवंत उठती हैं। आपने अनुभव किया कि आप सबकी कविताओं का ज्ञान इनको है, आप सबके पढ़ते ही हैं और कोट करते हैं, तो अच्छा लगा। बधाई आप लोगों को, आशीर्वाद है आप लोगों को। रविशंकर अच्छी शुरुआत करता है, उसे भी मेरा आशीर्वाद। और मेरे आत्मीय वेद मित्र हर बार इस संगीत के माध्यम से ये शुरुआत करते हैं, और संगीत और साहित्य का जो साहचर्य है वो छा जाता है हम लोग मन में। ये वेद मित्र ने बांसुरी बजाई, मुझे अभी एक कविता याद आ गई। मैं एक बात कहूँ मित्रों कि वसंत हमारी कमजोरी है। बहुत कविताएं मैंने लिखी हैं। एक याद आ रही श्रीकांत जी की मेरे ऊपर, उसका शीर्षक है रामदास मिश्र वसंत दिग्जगन। तो मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वो बांसुरी की हुई है। नहीं, इस उम्र में भी डॉक्टर साहब सक्रिय रहते हैं, बहुत अच्छा हस्तलेख है और बहुत ईश्वर की दया है कि सब अच्छी तरह से बांच लेते हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं उन्हें देखकर। सभी लोग इस बात से ज्यादा प्रसन्न होते हैं डॉक्टर साहब कितने सक्रिय तरीके से इसमें भाग ले रहे हैं, और बहुत वो भीतर से प्रसन्न है। शीर्षक है बाग में। जी, बाग में। बाग में आम महुआ कर पुष्पित होकर बावड़े हो गए थे। बाग में आम महुआ कटहल पुष्पित होकर बावड़े हो गए थे। उनकी खुशबुएं एक दूसरे में समाकर मत्त कर रही थी आसपास अवकाश को, मत्त कर रही थी आसपास के अवकाश। बाग के एक कोने में 15-20 बांसों की एक कोठी थी। बाग के पेड़ों ने चिल्लाकर उनसे व्यंग में कहा, बसंत आ गया है, किंतु तुम लोग मनहूस से खड़े हो। क्या बात आ गया है किंतु तुम लोग मनहूस से खड़े हो, न फूलना न फलना, हमेशा छूट बने रहना। तभी कहीं से उठकर बांसुरी की रागिनी का स्वर बन गई। कभी कहीं से उठकर बांसुरी रागिनी फैल गई चारों ओर, और बाग की खुशबुओं का स्वर बन गई। बाग की खुशबू का स्वर बन गई। बोला, बाग बोला, कहाँ से आ रही है मादक धुन? बाग बोला, कहाँ से आ रही है यह मादक धुन? बांस मुस्कुराए और उनका मुख बोला, वो झोपड़ी देख रहे हो ना, हमसे बनी है। वो झोपड़ी देख रहे हो ना, हमसे बनी है, और हम उसमें भरे हुए हैं तरह तरह के सामान बनकर। और ये स्वर जो गूंज रहा है हमारा ही है, और ये स्वर जो गूंज रहा है हमारा ही है। न जाने कब से गूंजता आ रहा है, घरों में, खेतों में, बाग बगीचों में, दिन को, रात को, और उन स्वरों में कृष्ण की सांसों की महक समाई हुई है। तुम लोग तो कल इस तरह नहीं रहोगे, तुम लोग तो कल इस तरह नहीं रहोगे कि हम तो लोगों को घर देते रहेंगे और उसमें बढ़ते रहेंगे बसंत का उल्लास और पावस का दर्द बनकर। वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। एक यज्ञ है बसंत, हाँ, बसंत को लेकर के
हंसो। झाग मुस्कुरा पड़ा, झाग मुस्कुरा पड़ा। उसने आदमी से कहा हंसो, तो मैं हंसो, क्यों हंसू? कहा यूं ही हंसो, देखो बसंत यूं ही हंसो, देखो बसंत आ गया है। बसंत आ गया है तो हंसने से मुझे क्या मिल जाएगा? बसंत आ गया है तो हंसने से हमें मुझे क्या मिल जाएगा? ठाक खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक के बाद एक ठाक खिलखिलाते गए। उदास घाटियां लाल रंगों में नहा उठी। बावरी हवा गुनगुनी, सहने से पंछी उड़ उड़कर मंगल गीत गाने लगे। जज्बाती दिशाएं फड़फड़ाने लगी तिरंगी चुनर सी। दूर से किसी आम मंजरी ने आवाज दी, साल भर खामोशी में सोई कोई उठी कू। आदमी खड़ा खड़ा था, ये सब पागल हो गए क्या? आदमी खड़ा खड़ा रहा, ये सब पागल हो गए क्या? जो बिना प्रयोजन डूब उतरा रहे हैं खुशी की धारों में। बहुत बहुत अच्छा। बसंत परी में एक गजल सुनाऊंगा। जी जी जी। हिल रही हैं खिड़कियां, सांस में महका हुआ है। हिल रही हैं खिड़कियां, सांस में महका हुआ है। देखिए तो कौन आया, बंजारन हवा है। देखिए तो कौन आया, एक बंजारन हवा है। किसी झील में परछाइयां उगने लगी हैं, किसी झील में परछाइयां उगने लगी हैं। गुनगुनाने सा लगा ठहरा हुआ रास्ता है, सा लगा ठहरा हुआ रास्ता है। राख सी सोई पड़ी शाखें अचानक दो, राख सी सोई पड़ी शाखें अचानक दो। पूछती है एक चिड़िया क्या हुआ है, पूछती है एक चिड़िया क्या हुआ है। कुछ न पूछो कुछ न जानो, कुछ न पूछो कुछ न जानो, बस तो महसूस हर पर। कुछ न पूछो तो बस करो महसूस हर पर। ये मोहब्बत का पहर है, नजारों का जहां है। ये मोहब्बत का पहर है, ये नजारों जहां है। घूमता है गीत कोई ऐसे कुछ हवा तक, झूमता है घूमता है गीत कोई इस हवा से उस हवा तक। खोजता फिरता न जाने आए किस घर का पता है। क्या बात है। खोजता फिरता न जाने आए किस घर का पता है। दिन है उमड़े हुए हैं ज्वार रंगों की हंसी के, दिन हैं या उमड़े हुए हैं ज्वार रंगों की हंसी के। हैं ये डूबे समय में क्या पता कोई कहाँ है, सभी डूबे समय में क्या पता कोई कहाँ है। सुन सको तो सुनो खुद के शोर से, सुन सको तो सुनो खुद के बाहर निकल कर। यह जुबान है खुशबुओं की, यह गुलदस्ता है। यह जुबान है खुशबुओं की, यह गुल है। दे रही आवाज कोई हर दिशा किसको न जाने। दे रही आवाज कोई हर दिशा इसको न जाने। छत धराता टूटता सा जार फासला है, छत धराता टूटता सा जार फासला है। हिल रही है खिड़कियां। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बात है। अब पावर्स का देखूं इंतजार दो। कोई मुक्तक भी डॉक्टर साहब याद आए तो सुनाइएगा। कोई नया मुक्तक लिखा हो, कोई मुक्तक ताजा बनाया हो तो सुनाइएगा। अब नहीं लिख रहा मुक्तक।
इशारे की डॉक्टर साहब मुक्तक आपने इसको इस गीत का जिक्र किया था जी। बादल घेर घेर मत बरस ये मेरे लाज बसन डूबे, बादल घेर घेर बरस के मेरे लाज बसन डूबे, रह रह हवा में खुले खेत में धान, रह रह या हवा में खुले खेत में धान, आंखों में परदेशी कांपे रोम रोम में बान, आंखों में परदेशी कांपे रोम रोम में बान, का बाल उठा है टूट बिरहा के ये क्षण डूबे, याद का बाल उठा है टूट बिरहा के ये क्षण डूबे, कांप रहे हैं फूल कदम के कांपे पैर कने, कांप रहे हैं फूल कदम के कांपे पैर कने, नींब शिखा पर पंछी कांपे और झरबेर लौटती काली छाहों बीच डूबे, लौटती काली छाओ गोर सपन डूबे, बादल कांपे दाल दलैया कांपे जल की छाप, कांपे फूली तक कांपे जल की था, बीठ पार कांपे डूबी डूबी की राह, बीठ पार कांपे डूबी डूबी सघन घन में धरती डूबी है, घन में धरती डूबी है, धरती में घन डूबे, धरती में घन डूबे हैं, धरती में गए घन डूबे, कांप रहे हैं गीत ओठ में झरता मेघ, कांप रहे हैं गीत ओठ में झरता मेघ, कांपे थर थर पात के थर 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 गेह, कांपे थर थर पात के थर 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 गेह, कहीं एहसान हो कि 2 दिन में खेतों का यौवन, कहीं एहसान हो कि 2 दिन में खेतों का यौवन डूबे, घेर घेर मत बरस मेरे लाज डूबे। क्या बात, क्या बात। सच कहाँ कितना सुदुर्लभ है ये अवसर, हम साक्षात सुन रहे हैं, आप आदरणीय को सुन रहे हैं और इतनी स्पष्ट आवाज और इतनी वाचन में इतना आवाज बहुत स्पष्ट है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब ने कितने बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया, जिसमें दिनकर, बड़े बड़े कवि पंत जी और महादेवी वर्मा जी। जी उस युग को साक्षात्कार करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात, बिल्कुल हम उस पूरे युग को साक्षात्कार कर रहे हैं आदरणीय के माध्यम, इसलिए वे अपने अपने जी डॉक्टर साहब फूल जी ये शहरी फूल और देहाती फूल में संवाद है। नागरिक दोस्तों हमें उपहार से मत देखो, नागरिक दोस्तों हमें उपहार से मत देखो, माना कि तुम वैभवशाली 4 दीवारियों की कोमल मिट्टी में उगाए जाते हो, माना कि तुम वैभवशाली 4 दीवारियों की कोमल मिट्टी में जाते हो, वहीं नाजों पलते हो, सब गमलों में उठाए जाकर हसीन नुमाइशों में सजाए जाते हो, जहाँ सुंदर चिकने चेहरों के साथ हंसते हो, मुस्कुराते हो, अपने भाग पर इलाज, और हम तो खुदरे खेतों में गए बीज हैं, और हम तो खुले खेतों में, खुले खदरे खेतों में फेंके गए बीज हैं, जो आवारा पशुओं और मौसमों से अपने को बचाते हुए उगते हैं, बढ़ते हैं और एक सीना कर खिलखिलाए रखते हैं, हमारे साथ खिलखिलाती हैं अभावों भरी खुरदरी आंखें, अभाव भरी खुरदरी आंखें, सूखे चेहरे चलने लगते हैं। नागरिक दोस्तों तुम खिलते हो, खिलकर झड़ जाते हो, नागरिक दोस्तों तुम खिलते हो और खिलकर झड़ जाते हो, हम खिलते हैं और खिलकर जीते हैं, हम खिलते हैं खिल करते हैं, हम झड़कर समाप्त नहीं होते, फलों फसलों में बदल जाते हैं, हम झड़कर समाप्त नहीं होते, फलों और फसलों में बदल जाते हैं। तुम गले का हार बनते हो, हम पेट का आहार, तुम गले का हार बनते हो, हम पेट का आहार, तुम पल भर में गले से उतार दिए जाकर कहीं पड़े पड़े सड़ते हो, तुम पल भर में गले से उतार दिए जाकर कहीं पड़े पड़े सड़ते हो, हम आदमी के खून का रंग बनते चले जाते हैं, हम आदमी के खून का रंग बनते चले जाते हैं, हम
हम अपने को मिटाकर उदास आंखों का सहारा बन जाते हैं। हम अपने को मिटाकर उदास आंखों का सहारा बन जाते हैं। हम एक बूंद की तरह अपने को देकर जिंदगी की धारा बन जाते हैं। नागरिक दोस्तों, हमें उपहार से मत देखो। क्या बात है नागरिक दोस्तों, हमें उपहार से मत देखो। वाह। एक बादल पर मैं पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत। पल छिन्न मेरा संग न छोड़े यायावर बादल, मेरा संग न छोड़े यायावर बादल, जान कहाँ से भटके आए दल के दल, जान कहाँ से भटके आए दल के दल, रात रात भर मुझे पुकारे बैठ सीढ़ियों पर, रात रात भर मुझे पुकारे बैठ सीढ़ियों पर, झुके खुले रोखों से आकर भिगो जाए चादर, खुले झरोखों से आकर भिगो जाए चादर, सुबह की बिखर गया हो जल का एक महल, सुबह की बिखर गया हो जल का एक महल, मुझे देखकर दौड़ा ये शिशु ताल नहाते से, मुझे देखकर दौड़ा ये शिशु ताल नहाते से, लिपट जाए अंग अंग से कब के प्यासे से, लिपट जाए अंग अंग से कब के प्यासे से, हंसते हंसते अचानक तरफ उठे पागल, हंसते हंसते अचानक तरफ उठे पागल, साथ साथ दौड़े गाड़ी के मुझसे ही सटकर, साथ साथ दौड़े गाड़ी के मुझसे ही सटकर, समा जाए मुझ में वे मुझसे हटकर, समा जाए मुझ में ही वे मुझे हटकर, कैसे बरसों ये मेरे छोड़े खींच कर भागे मेरी राहों के आंचल, पंच मेरा संगन छोड़े यायावर बादल। ये मैं रास्ते में गुजरात में रास्ते में आ रहा था, वही एक बन गई। धन्यवाद आप सबका, और अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सबको ज्ञात है कि डॉक्टर साहब की यात्रा गांव से शुरू हुई, बनारस से होती हुई गुजरात पहुंचती है, गुजरात से वे दिल्ली लौटते हैं, और ये वर्तुल यात्राएं हैं उनकी अनुभवों से भरी हुई। अभी जब वे कविता पढ़ रहे थे तो लगता था एक सदी हमें संबोधित कर रही है। तो ये अनुभव, ये आस्वाद जब कविता के स्थापत में बदलता है तो उसकी विभिन्न रंगतें हो सकती हैं, लेकिन कवि मन तो बिल्कुल अलग ही होता है। और अलग अलग तरह की उनकी कविताएं, उनके मुक्तक, उनकी गजल, उनकी गीतात्मक छवियां हम लोगों ने सुनी। और हम आपको ये बता दें कि उनकी रचनावली के लगभग 5 खंड कविता को समर्पित हैं। हजारों कविताएं और सैकड़ों गजलें और कितने मुक्तक जिन्हें गिना नहीं जा सकता। 18, 19, 20 खंडों में तो रचनावली है। मुझे लगता है कि कुछ खंड और बन गए होंगे। अभी डॉक्टर साहब का नया कविता संग्रह आने वाला है अमन प्रकाशन से, ऐसी सूचना उन्होंने दी है। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त जब आएगा तो 2 दिन उनके संग्रह आते ही हैं और उसको एक उत्सव सा मनाते हैं। बस कोरोना की व्याधि से जिस घर के एकांत में थे उसका एक गवाक्ष है ये कविता सत्र, जिसे संयोजित किया है और संयोग बनाया है डॉक्टर स्मिता मिश्र, उनकी बेटी और दिल्ली विश्वविद्यालय में खालसा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी की। वही इसकी सूत्रधार है, बड़ी अच्छी लेखिका है, कवित्री है। मैं उनसे आग्रह करूंगा डॉक्टर स्मिता मिश्र कि वे इस गोष्ठी का समाहार अपने धन्यवाद ज्ञापन से करें। यहाँ सुनने वालों में बहुत सारे अच्छे साहित्यिकगण हैं, सबके नाम स्मिता जी देख भी रही होंगी। एक पूरा ये तो काव्य उत्सव है, पूरी यात्रा में बदल रहा है, जिसमें अनेक सहयात्री विभिन्न जगहों से इसमें शामिल हो रहे हैं। एक लंबी काव्य यात्रा है। तो डॉक्टर स्मिता मिश्र से मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया आए और अपनी ओर से इसका समापन करें। स्मिता मिश्र। स्मिता जी, जी अपना माइक है जी बनना हाँ, एक खुशखबरी भी है, एक महत्वपूर्ण सूचना भी है आदरणीय ओम निश्चल जी। जी एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि हम सब बधाई दे सकते हैं आदरणीय डॉक्टर स्मिता मिश्र जी को कि आज उनकी किताब का लोकार्पण हुआ है। ये एक सूचना बहुत छिपी जा रही थी।
अच्छा, वाह बताऊं आज इनकी किताब का लोकार्पण हुआ है। हम तहे दिल से उनको बधाई देते हैं पूरे सदन की ओर से। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब स्मिता जी प्रकट हों और अपनी ओर से बोले तो रूबरू उन्हें हम लोग अपनी बधाइयां दें। स्मिता जी हमारे सम्मुख हैं, आपका स्वागत। जी, सबसे पहले आभार ओम जी का और वेद जी का। आज का जो दिन है वो पापा और मेरे लिए थोड़ा सा बिजी था। आज मेरी एक पुस्तक ओलंपिक गाथा, ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक, इसका लोकार्पण ध्यानचंद्र जी के सुपुत्र अशोक ध्यानचंद प्रेस क्लब में किया। बहुत ऐतिहासिक। जी जी, बहुत जी। पापा भी पीड़ा से थोड़े से तकलीफ में थे और डॉक्टर से 5 बजे आए और आते ही इन्होंने कहा कि फिर हम लेट तो नहीं हो रहे हैं, जल्दी से वो सब चीजें संचारो। चाय बात में भी मैंने अलग सेटअप शुरू किया। पापा ये ओम जी आपने क्रिएट किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और हम कॉलेज का जो स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म जो है वो एक माध्यम, एक निमित्त बना है, लेकिन पूरा जादू ये का है। तो आपको आभार। और आप पापा से तक की बात कर रहे थे, एक छोटा सा मुक्तक पापा का यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। जी जी जी। गुनगुना सा रहा ये दिन, गुनगुना सा रहा यह दिन, यह कोई माया है क्या? गुनगुना सा रहा यह दिन, यह कोई माया है? हंस रहा है पास कोई, अब साया है क्या? तेर हवाओं में एक भीनी सी महक, तेर रही है हवाओं में एक भीनी सी महक, हो रही आहट हृदय में, फिर कोई आया मौसम है। ये जो मौसम है किसी के आने की आहट सुनने का मौसम है। हम आप सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी आहट के सुनने की प्रतीक्षा करते हैं। किस उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन आहट हमारे कानों में जब तक बनती रहेगी, कविता हमारे भीतर जिंदा रहेगी। और आज हमारे साथ ओम जी जो 3 कवित्रियां रही, श्रुति मिश्रा बनारस से जो पापा के लिए ज्ञान स्थली रही, और अर्चना जो दिल्ली विश्वविद्यालय से है जो पापा की कर्म स्थली रही, और भोपाल को तो हम नए मायनों में ओम जी आपके कारण आजकल घूम गए। भोपाल को आजकल हम खूब जान रहे हैं, तो भोपाल से काफी चर्चा में है। तो मैं अर्चना तो मेरी अनुजा ही है, और श्रुति मिश्रा और श्रुति कुशवाहा जी, आप लोगों ने अपने अपने अनुभव के विभिन्न आयामों से कविता का जो पसारा हमारे सामने अभिव्यक्त किया, हम वाकई प्रसन्न हैं। और पिताजी, माँ मेरी बड़े प्रसन्न होती हैं जो बच्चियों को देखती हैं, पिता के पटल पर देखती हैं, और उनके जो अनुभव हैं, गृहस्थी के अनुभव हैं, बाहर के अनुभव हैं, सारे संश्लिष्ट अनुभवों को जब कविता में माँ सुनती है। मेरी माँ के बारे में मैं आपको बता दूं, 90 पार हो रही है, लेकिन ये PhD रजिस्ट्रेशन तक पढ़ाई हुई है। 7वीं क्लास में मम्मी की शादी हुई थी। उसके बाद पिताजी ने जारी विमर्श के तमाम लोग झंडे उठाए घूमते हैं, वो पिता ने जिया है। मेरी माँ को वहां से PhD तक की जो यात्रा है, और यदि मैं बताऊं, माँ यहाँ पर बैठी हुई है, हर कार्यक्रम में माँ यहाँ बैठी होती है। अब मुझे ये कहने में मेरा दुस्साहस न समझा जाए कि कौन सा साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार रहे, आए गए, जो भी हैं, आलोचक रहे, किनकी पत्नियां जो हैं वो आपने देखी हैं, जो ऐसे बगल में बैठा करके और जो बातचीत कर सकती
सकते, मेरी माँ सामने बैठी है, आप किसी विषय पर, साहित्य के किसी बात पर आप इनसे बात कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत रचनाओं मेरी पाठिका होती है। मैं जो लिख रहा है, मेरी किताब ओलंपिक पर है, मैं एक स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर निकालती हूँ, उसकी प्रथम पाठिका मेरी माँ होती है। और कभी देर को देने आना शादी करने में तो मुझसे कहती है, कहाँ गए तुम्हारा पेपर, आयो नहीं। तो ये जो एक भीतर की जो इच्छा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पुस्तकें आती हैं, पापा से नहीं पढ़ी जाती हैं, तो मम्मा कहते हैं कि भाई पढ़ रहा, हमके बतावा का भाई में। तो मेरी माँ इस तरह की बहुत ऐसी पाठिका है। तो मैं ये आप लोगों को, जो नई पीढ़ी के रचनाकारों ने बताना मैं जरूरी समझती हूँ, खासतौर पर जो स्त्री लेखिकाएं आती हैं, कि नारी विमर्श वो केवल एक झंडा नहीं होता है, वो जिया जाता है, और उसके लिए किसी खास बात या उसकी जरूरत नहीं होती है। तो मेरे पिताजी प्रगतिशील है, नारी के जो विमर्श के जितने भी आयाम है वो जिए हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनके यहाँ बैठी हुई आप लोगों से बात कर रही हूँ। सो मैं अपनी ओर से, अपने कॉलेज की ओर से आपको आभार प्रकट करती हूँ। ओम जी का विशेष 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 आभार कि आपने इतने सारे रचनाकारों से आप हमें हर हफ्ते परिचित कराते हैं। अगले सप्ताह की प्रतीक्षा में मैं और मेरे माता पिता बराबर बने रहेंगे। आप सबका आभार। बहुत बहुत आभार स्मिता जी को भी, और अपने कवि मित्रों को, जितने सुनने वाले हमारे यहाँ पर मित्र हैं, कवि हैं, रसज्ञ हैं। ये बहुत एक ऐसा विरल अवसर है, ये कोई बड़े बड़े संस्थान का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमें सुलभ है ये माध्यम, और इस माध्यम का इससे बेहतर सदुपयोग नहीं हो सकता। जैसे कोई रूस में तॉलस्टॉय के साथ कविता पाठ करे, या कोई जर्मनी में ब्रेख्ट के साथ कविता पाठ करे, तो ये रामदृष्ट मिश्र जी के साथ कविता पाठ है। इसका कितना ही महत्व है। यहाँ पर देखिए, बनारस है, भोजपुर है, अवध है, अर्चना लार्क जी हैं, उधर भोपाल है, भोपाल की अपनी बोली बानी है, और भोपाल में जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उसमें श्री कुशवाहा जी हैं, चाहे प्रज्ञा रावत जी हो, सविता भार्गव जी हो, उसमें आप है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, और उसमें आपने स्थान अपने बूते बनाया है। तो ये ऐतिहासिक गोष्ठी को बेहतरीन बनाने के लिए सभी लोगों का एक बार शुक्रिया, स्मिता जी का शुक्रिया, रवि जी का शुक्रिया, वेद जी का शुक्रिया। और हम अगले सप्ताह फिर इसी तरह की सरस और बौद्धिक गोष्ठी के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर अभिवादन। शुभ रात्रि, शिवरात्रि बेला होने वाली है, अभी तो शुभ संध्या है, बदलने वाली है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आंटी जी को भी बहुत प्रणाम, सादर।